कोई क्वेश्चन रिग्रेशन कोरिलेशन के हवाले से या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से है तो मोर देन वेलकम। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसमें पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, और हमारा सिलेबस जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट तक है, और उसमें टी टेस्ट और जी टेस्ट ये हमने स्टडी कर लिया है। तो आज हम टी टेस्ट और जी टेस्ट का डिफरेंस इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं इस पर दोबारा फिर थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं, तो वो रिवाइज करेंगे हम थोड़ा सा। ये आज आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं इस पे मैंने डिटेल से मंडे वाली जो क्लास थी उस पर भी आपसे शेयर किया था। तो उसको उस कंसेप्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए आज थोड़ा सा और ऐड करूं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कोई सपोज एचपी कंपनी है और उन्होंने कोई रैम प्रिपेयर की है, तो और उस लॉट के अंदर उन्होंने हज़ारों की तादाद में रैम प्रिपेयर की है। तो अब वो उन्होंने इसके लिए आगे इसकी स्पीड डिटरमिन करना है, फिर इसकी गारंटी वारंटी डिक्लेयर करना है। तो एक तरीका ये है कि वो जो उन्होंने सपोज अगर 1000 रैम प्रिपेयर की हैं, तो वो सारी की सारी वो यूज़ करें और फिर उसके लिए उसकी स्पीड को डिटरमिन करें और उसकी गारंटी वारंटी को डिटरमिन करें, जो कि टोटली रॉन्ग है। मटेरियल ज़ाया होगा, फिर टाइम कॉस्ट आएगी, और फिर जो क्लेम वो सेट करेंगे तो उससे पहले वो सारा मटेरियल डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, तो क्लेम वो किसके लिए सेट करेंगे। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की हेल्प के बगैर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बगैर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में, जो मेडिसिन की फील्ड है, एग्रीकल्चर की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, जो भी क्लेम सेट किए जाते हैं तो पहले लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैलिडिटी को चेक करके फिर आगे क्लेम सेट किया जाता है। और ऐसा नामुमकिन है कि सारे मटेरियल को पहले यूज़ किया जाए और फिर उसके लिए कोई गारंटी या कोई क्लेम सेट किया जाए। एक सिंपल सी एग्जांपल और दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स हैं हमारी, फीमेल्स हैं, ये घरों में खाना बनाती हैं। तो खाना बना के सारा खा के ये नहीं बताती कि खाना अच्छा बना है या सही नहीं बना, बल्कि ये उसमें से थोड़ा सा सैंपल लेके उसको चखती हैं और फिर आगे डिसीजन लेती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द food. uh, they determine whether the ingredients and the all of the necessities are good or not. तो ये डिसीजन मेकिंग कर रही हैं, तो ये भी बेसिकली अवॉइड कर रही हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से। तो ये थोड़ा सा पार्ट लेके तो बेसिकली ये हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। सो ये रीजनिंग है जिसको हमें ओन करने हमें सीखना है। और जो बुक मैंने आपको शेयर की है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो। इस चैप्टर में आप लोग जाएं वहाँ पे और थ्योरी देखें, जो जो चीज़ें मैंने करवाई हैं, डेफिनेशंस वगैरह, और फिर आप वहाँ देखें कौन से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कैसे वहाँ दी जा रही है, ताकि आपका आइडिया जो वो मज़ीद डेवलप हो। तो ये लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे किस तरह से हाइपोथेसिस जो है ये पॉपुलेशन के लिए क्लेम होता है, और हमने कहा था कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वलिटी आएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वलिटी नहीं आएगी। ये हमने बेसिक्स जो है वो पहले सीख रखे। फिर हमने बात की थी किस तरह से हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी एवरेज एवरेज के लिए, पॉपुलेशन की एवरेज को टेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ क्लेम किया जा रहा है कि जो एवरेज रिस्पांस टाइम है
वो लेस देन 10 मिनट्स है, तो लेस का वर्ड इक्वलिटी इसके अंदर नहीं है, तो हम मैंने इसको अल्टरनेटिव में लिखा है, और इसका उलट इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 मिनट्स, इसको मैंने एच नॉट में लिखा है। फिर एक एग्जांपल मैंने परसेंटेज की ली, तो उसमें एट मोस्ट आ रहा था, तो एट मोस्ट का मतलब है इक्वल टू और लेस देन, तो ये मैंने एच नॉट में लिखा, और इसका इन्वर्स ग्रेटर देन की फॉर्म में ये एच वन में लिखा। तो फिर ये स्ट्रेटजी आपसे शेयर की गई, तो इसके बाद ये एरर्स की डिटेल मैंने बताई। देन ये जो ग्राफिकल वन टेल, टू टेल्ड और अपर और लोअर टेल की बात थी, ये बताई। पी वैल्यू पे हमने बात की थी, तो यहाँ से मैं थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ। तो जब हम काम करेंगे मैनुअली, तब तो हम टेबल वैल्यू से बात कर रहे थे, जिस तरह मैंने आपको स्टेप नंबर 4 में बताया था कि आप क्रिटिकल रीजन देखें और टेस्ट की वैल्यू को कंपेयर करें और फिर डिसीजन लें कि एच नॉट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन जैसे डाटा सेट लार्ज हो जाता है और हम सॉफ्टवेयर की मदद से डिसीजन मेकिंग करते हैं, और यही प्रैक्टिकल सिचुएशन बनती है फॉर अ बिगर डाटा सेट, तो फिर हम पी वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो पी वैल्यू पे थोड़ा सा और देख लें आप, पहले भी शेयर किया था। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू, इसकी डेफिनेशन गौर से सुनिएगा, लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, it is the smallest level of significance at which we reject H naught. I repeat, it is the smallest level of significance at which we reject H naught. या फिर it is the largest level of significance at which we accept H naught. तो ये डेफिनेशन है। और इसका जो डिसीजन लेना है हमें, तो वो चूँकि हम सॉफ्टवेयर की मदद से जब कर रहे होंगे और पी वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी, तो फिर हम ये दो पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी सिंपली आप देख लें। अगर पी वैल्यू का आंसर जो टेबल्स हमें सॉफ्टवेयर से मिलेगा वो अल्फ़ा की वैल्यू से लेस है, अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से लेस है, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ी है, तो फिर हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सपोज करें कि पी वैल्यू हमने निकाली सॉफ्टवेयर से 0.03 और अल्फ़ा की वैल्यू थी 0.05, तो क्या 0.03 0.05 से लेस है? यस, इट इज़ लेस, सो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल पी वैल्यू है 0.07 और अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05, तो फिर हम दूसरा बुलेट यूज़ करते हुए, क्योंकि पी वैल्यू 0.07 है और ये ग्रेटर है 0.05 से, तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये डिसीजंस हैं और इसमें हमें आसानी होती है। और थोड़ा इसको और एक्सप्लेन अगर कर दूँ, अल्फ़ा जब हमने रखा 5%, तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है अल्फ़ा 5%। तो जब हमने मान लिया कि 5% एरर हो सकता है और वो 5% में हमें, बल्कि ये तफसील थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी आपके लिए, इसको मैं मिस कर देता हूँ। तो आपने जस्ट डेफिनेशन और इस रूल को फॉलो करना है। तो ये टेस्ट हैं जी और टी टेस्ट, एफ टेस्ट आपको नहीं करवाना। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट हमने यूज़ किए थे टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। अब ये अजम्पशंस देख लें आज के लिए जो नई बात है। जी टेस्ट और टी टेस्ट की अजम्पशंस हैं, और अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्वालिटीज़ जो हैं ये होनी चाहिए। तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन जो है वो ठीक हो सके, क्योंकि हम होल पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर रहे।
हमने वहाँ से एक सैंपल लिया है, तो अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है और हमने 1000 का सैंपल लिया है, तो फिर उस 1000 के सैंपल की मदद से हम 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशन करेंगे, अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे। तो फिर ज़रूरी है कि कुछ पॉपुलेशन के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट्स की, और सैंपल के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन हो सके। तो बड़ी इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो आपने याद रखना है हमेशा टी टेस्ट या जी टेस्ट परफॉर्म करते हुए हमारा जो वेरिएबल है उसका मेजरमेंट स्केल इंटरवल या रेशो होना चाहिए, यानी हमारा डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए टी और जी टेस्ट के लिए। तो ये पहला अजम्पशन हुआ। सेकंड, जो पॉपुलेशन से हमने सैंपल लेने हैं वो रेंडमली लेने हैं, ये नहीं है कि अपनी विश से हम सैंपल लें। तो अगर हम विश से सैंपल लेंगे तो हमारी स्टडी बायस्ड होगी, मतलब वो हमारा झुकाव होगा एक तरफ, और फिर रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन नहीं बनेगी। सिंपल एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, हम देखते हैं रोज़मर्रा लाइफ में ये जो लॉटरी सिस्टम है, जैसे महफिल में उम्रे के टिकट रखे जाते हैं, तो अब महफिल के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की होती है और सबकी स्लिप्स जो है वो बास्केट के अंदर पड़ी होती हैं। तो उसको वेल शफल करके रैंडमली 1 2 3 जितने उम्रे के टिकट हों वो पर्चियाँ निकाल ली जाती हैं। तो किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया क्योंकि सिलेक्शन जो थी वो रैंडम थी। लेकिन अगर शफल ना किया जाए और वहाँ पे कोई टैग वगैरह लगा दिया जाए स्लिप पे और अपनी मर्ज़ी से उसको निकाला जाए तो एतराज़ होता है और फिर हम रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट है, जो हम सैंपल्स लेंगे वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरीज बाय स्टैटिस्टिक, यानी सैंपल का रिजल्ट जो है वो वेरी करता है। ज़ाहिर है आप एक पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे हैं, अगर आपने पहले 50 का सैंपल लिया है तो उस पर रिजल्ट कुछ और आएंगे, फिर आपने अगला सैंपल 50 का लिया तो मे बी इंडिविजुअली चेंज हो जाए, नए लोग सिलेक्ट हो जाएं और रिजल्ट फिर वहाँ पे चेंज होंगे। तो ये हमारे पास तीसरी असम्पशन होगी। चौथा है करेक्टरिस्टिक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, एक ही तरह की पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोसाइटी के अंदर लोगों की इनकम की हम बात करते हैं, तो इनकम के लिए फिर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन नॉर्मल है। अगर हम ऐसे ही रैंडमली लोगों की इनकम का डेटा कलेक्ट करें और उसमें एलीट क्लास, मीडियोकर क्लास और पुअर क्लास के लोग मौजूद हैं, तो वो फिर रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन नहीं बनेगी। सपोज अगर 50 लोगों का डाटा लिया और उसमें 15 पुअर लोग थे जो बिलो 20,000 मंथली कमा रहे, फिर 15 का डाटा लिया जिसमें हमारे पास जो लोग हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो सपोज बिटवीन 30 to 50,000 रुपीज़ है, और 10 लोग ऐसे हैं जो माहाना 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो जब हम 50 लोगों की एवरेज को वहाँ कोट करेंगे तो वो तो सबकी एवरेज 3-4 लाख रुपए निकल आएगी, जो कि हकीकत नहीं है। तो मसला क्या हुआ कि जो हमने पॉपुलेशन ली थी और जहाँ से सैंपल लिया था तो वो नॉर्मल नहीं थी, यानी एक ही तरह के सिमेट्री बेस्ड लोग नहीं थे। होना ये चाहिए था कि एलीट क्लास का एक की पॉपुलेशन होती, उसमें से रैंडमली सैंपल लेते और वो रिजल्ट एलीट क्लास के लिए हम कहते। फिर मीडियोकर क्लास होती, उसमें से हम सैंपल लेते और फिर रिजल्ट्स की जनरलाइजेशन उसी के लिए होती, और फिर पुअर क्लास से लोगों को सैंपल लेते और रिजल्ट की जनरलाइजेशन उसी के लिए होती। तो ये नॉर्मेलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट असम्पशंस। आई रिपीट, जिस डेटा पे हमें टी टेस्ट या जी टेस्ट अप्लाई करने हैं, मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कोई आप एग्जांपल देखें, हर एग्जांपल में जो डेटा होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। फिर दूसरी असम्पशन है कि जो सैम्पलिंग होगी वो रैंडमली होगी। तीसरा, सैंपल के रिजल्ट वेरी करेंगे सैंपल टू सैंपल। और चौथा, जिस पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे हैं उस पॉपुलेशन का नॉर्मल होना ज़रूरी है। और अगर हमारे पास डेटा सेट 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन से हम ले रहे हैं तो फिर एक और असम्पशन है
और वो ये कि जितनी पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है वो सेम होनी चाहिए। तो ये हम अजम्पशन रखते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल इफ टू आर मोर ग्रुप्स वेरिएबल्स इन द डिज़ाइन। तो ये आखिरी अजम्पशन। फिर आपने देखा जी टेस्ट के हवाले से, तो इस पे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, और फिर इस पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये आपने याद रखना है जी टेस्ट और टी टेस्ट का डिफरेंस, कि अगर सैंपल साइज 30 से बिगर हो तो जी टेस्ट लगाना है, और अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, उसका इल्म है, हमें इंफॉर्मेशन है, तो हम अगेन जी टेस्ट लगाएंगे। और तीसरा केस, सैंपल भी 30 से लेसर है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का भी नहीं पता, तो फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे। तो ये टी और जी के लिए डिफरेंस। लेकिन जैसे जैसे डाटा सेट बड़ा होता जाता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर जो है जैसे SPSS है, वो टी और जी में डिफरेंस नहीं लेता, क्योंकि माइनर सा डिफरेंस रह जाता है रिजल्ट में, तो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। बट जनरली ये कहा जाता है कि जो लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट है, यानी जो लिमिटेड एक्सपेरिमेंट है या स्मॉल एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे हम टी टेस्ट लगाते हैं, और बड़े डाटा सेट्स के लिए या एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम जी टेस्ट लगाते हैं। तो ये इसका फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। जी टेस्ट जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करती है और ज़ीरो मीन है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जी टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करती है ज़ीरो मीन के साथ और यूनिट वेरिएंस के साथ। तो ये बात भी हमें याद रखना है। फिर ये एग्जांपल थी जहाँ हम कह रहे थे कि जो स्पोर्ट्स के प्लेयर एथलेटिक्स जो हैं, वो एथलीट्स जो हैं, वो जो शू पहनते हैं उनकी एवरेज कॉस्ट $80 है। तो इसको टेस्ट करने के लिए 36 प्लेयर्स का जो प्राइस ऑफ शू है वो ली गई, और इस पे अब हमें टेस्ट करना है कि वेदर जो क्लेम था कि $80 कॉस्ट है, प्राइस है, क्या वो ऐसे है या नहीं। तो अब पहला हमें चैलेंज है कि आइदर वी शुड यूज़ टी टेस्ट और जी टेस्ट। तो हम देखते हैं कि सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर देन 30, सो हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे हाइपोथेसिस हो गया कि $80 कॉस्ट है और अल्टरनेटिव है $80 नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिसीजन हो जाएगा। जी, तो ये हमने दो गोल अपने अचीव कर लिए कि किस तरह से हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ आ रहे हैं। फिर स्टेप्स को रिवाइज किया, फिर टी और जी का डिफरेंस देखा हमने, टी वैल्यू पे हमने बात की। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको शेयर करता हूँ और उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपसे मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ कि आप लाजमी तौर पे जो बुक है उसमें एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज को देखें, ताकि आपका आइडिया डेवलप हो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। तो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, द ब्राइटनेस ऑफ अ टेलीविजन पिक्चर। तो ये ट्यूब कैन बी इवेल्युएटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर ब्राइटनेस लेवल। सैंपल ऑफ 10 ट्यूब्स रिजल्ट्स, एवरेज जो है वो 317 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। तो फाइंड इन माइक्रो एम्प्स 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एवरेज करंट रिक्वायर्ड। तो स्टेट एनी अजम्पशन अबाउट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ दो बातें हो रही हैं। पहले तो आप देखें कि एग्जांपल ये है कि जो टेलीविज़न है उसकी पिक्चर ट्यूब की जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करेगी कि जो करंट पीछे अवेलेबल है वो कितना है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए 10 ट्यूब्स का सैंपल लिया गया और वहाँ से हमें पता चला जो एवरेज है करंट की वो 317.2, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी जो डिफरेंस है ट्यूब टू ट्यूब वो 15.7 है।
तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएं। तो ये मैंने फार्मूला आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 s/n अंडर रूट। तो उसमें एक्स बार एस और टेबल वैल्यू पुट करके हम इसके लिए लिमिट बना लेंगे। तो आप ज़रूर हेल्प लें उस क्लिप की, और जो नेट पे भी अवेलेबल है, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। और फिर हमें कहा जा रहा है कि इस पॉपुलेशन के लिए कुछ अजम्पशंस अगर हैं तो उन्हें स्टेट करें। तो ये अभी मैंने अजम्पशंस आपसे शेयर किए हैं, तो इनको हम यूज़ कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आपके क्वेश्चंस हैं तो मोर देन वेलकम। क्वेश्चन नहीं है, पढ़ के करने हैं, तो आप ग्रुप में किसी भी वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए टाइम दे रहा हूँ। सर जी जी सर स्टार्टिंग पे जो आपने एग्जांपल लिया हॉस्पिटल की, उसमें लेस देन 10 मिनट था, जी तो वो तो H1 के लिए हमने सपोज कर लिया ना, यानी उन्होंने क्लेम दे दिया। जी लेकिन H नोट में आपने ग्रेटर का साइन यूज किया है, तो उस ये क्या ऑप्शनल है? हम सिर्फ इक्वालिटी भी तो यूज कर सकते थे। जी। उसके लिए अब बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। आप देखें कि जो क्लेम था वो था लेस देन 10 मिनट्स। तो हमने ये थ्योरी पढ़ी है कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं, दे आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे का उलट होते हैं। तो क्लेम था कि लेस देन 10 मिनट्स में रिस्पांस टाइम है एम्बुलेंस का, तो इसका उलट हो सकता है। उलट में आप दो ही ऑप्शन रखते हैं। इसका इन्वर्स ये हो सकता है कि शायद 10 मिनट में रिस्पांस टाइम हो, या फिर 10 मिनट से ज़्यादा हो। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ लिखा ग्रेटर और इक्वल। और जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन रहा कि हम इक्वल लिख सकते हैं, तो यस हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 10। लेकिन जो रियलिटी के करीब बात है वो ये है कि रिस्पांस टाइम 10 मिनट भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम लिख देते हैं 10 मिनट तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये ज़्यादा ठीक है। जी कोई और बात? जी शाबाश। कोई और क्वेश्चन? जी आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके तो क्वेश्चन रिकॉर्ड करवाएं, क्वेश्चन शेयर करें। सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज है उसका हम यूनिट क्या लिखेंगे? तो किसी जनरल क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं? सर जनरल। जनरली सर हम नहीं जैसे वो लिखते। आपने वैल्यूज दी है वो 317 एवरेज थी और 2 अच्छा अच्छा, समथिंग ठीक थी, ठीक ठीक ठीक। तो उसका उसके लिए जी यूनिट जी बता दें। जी जी जी। अब वहाँ पे करंट के लिए यूनिट वहाँ डिफाइन नहीं था। तो आप क्या समझते हैं क्या यूनिट हो सकता है? वोल्टेज ही आएगी ना। जी सर। तो वो आप यूनिट डिफाइन कर देंगे। तो अगर वेरिएबल है ओके और उसकी नेचर से आप फेमिलियर हैं, तो जो उसका यूनिट होगा वो आप ले लेंगे। लाइक अगर वेट है और वहाँ यूनिट मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि आप उसको केजी में ले लें। लेकिन अगर मेंशन है वो केजी में या ग्राम्स में, तो फिर आप उसी में लेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी 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 वेलकम। शाबाश। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और अगर आता होगा तो एड्रेस करेंगे, नहीं आता होगा तो आपसे सॉरी करके उसको पढ़ के बता देंगे, नो इशू। तो आज फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टॉपिक को। और मैं समझता हूँ कि मेरा स्टूडेंट अब इतनी बात सीख चुका है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये क्वेश्चन है, बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। अगर कॉपी है तो आप साथ लिखते जाएं, ये क्लू भी है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी अगर आप ये हिंट्स जो हैं वो सामने रखेंगे। तो मैं समझता हूँ आफ्टर डूइंग ऑल दिस कि मेरा स्टूडेंट अब ये सीख चुका है हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो 6 स्टेप्स हैं उसमें 1 बाई 1 कोई स्टेप आपसे पूछा जा सकता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, फिर डिसीजन कैसे लिखते हैं,
तो ये डिटेल में फिर मज़ीद पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी टेस्ट या टी टेस्ट किस तरह के डेटा पे यूज़ करते हैं? तो वो आज मैंने बताया, पहले भी बताया कि अगर आपने किसी पॉपुलेशन की एवरेज को टेस्ट करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजम्पशंस क्या हैं टी टेस्ट और जी टेस्ट की? अजम्पशंस आज बता दी। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपोथेसिस टेस्टिंग डेवलप करते हुए स्ट्रेटजी हम कौन सी फॉलो करते हैं, वो भी आपको बता दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, टी टेस्ट और जी टेस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्फिडेंस इंटरवल जब जी के लिए बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और क्या इंटरप्रिटेशन हम देते हैं, कैसे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 या 9, टी टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल की मदद से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो आपको बताया गया। तो ये बेसिक्स थे इस टॉपिक के, जो मैंने आज फिर रिपीट कर दिए। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद अब आपसे हम टॉपिक जो शेयर करेंगे वो पाई स्क्वायर का होगा, तो उस पर फिर आपसे इंशाल्लाह हम शेयरिंग करेंगे। तो आप कोशिश करें हर जो क्वेश्चन आपसे या टॉपिक में शेयर करता हूँ, तो पहले तो देखें मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया उसमें कितनी आपकी हेल्प होती है कि आप वहाँ से देखें कि एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, और फिर आप गूगल से हेल्प लें और देखें कि क्या क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो आइडिया और जो थ्योरी है और जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा और आपको फिर पेपर में परेशानी नहीं होगी। जी कोई है क्वेश्चन तो बताएं। ग्रुप अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो होप सो लर्निंग आपकी डेवलप हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखें और आप सबको ईद मुबारक, कमिंग जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।